आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव थे, इस वजह से उनके अंतिम संस्कार में कम ही लोग शामिल हुए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग पीपीई किट में नजर आए। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी को मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रणब दा को विदाई दी गई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आर्मी अस्पताल से 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया। प्रणब मुखर्जी कोविड-19 से भी संक्रमित रहे थे, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शनों के लिए नहीं रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी ने उनकी तस्वीर के आगे नमन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी। 84 साल के प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को निधन हो गया था। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने अपने 5 दशक से भी लंबे राजनीतिक करियर में एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता से राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। वो देश की तमाम बड़ी घटनाओं के साक्षी बने। एक वक्त में कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले प्रणब दा ने देश की सियासत में अमिट छाप छोड़ी। 2004 में यूपीए सरकार बनी तो उनका नाम पीएम पद के लिए भी उछला। कहा जाता है कि उन्हें पीएम न बन पाने का मलाल था। 2012 में राष्ट्रपति बनने से पहले न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने उनसे पीएम न बन पाने पर सवाल किया। इस दौरान दादा ने साफगोई से कहा कि उन्हें पीएम न बन पाने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। पब्लिक परसेप्शन रहा है पिछले कई सालों से कि हर समय लोगों ने आपको प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट देखा, लेकिन दादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन ही था या दादा के अंदर भी कुछ ऐसे? नहीं, मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ मुझे पार्टी जो दिया बहुत दिया। मुझे जो मिला पार्टी से बहुत मिला, खूब कम लोगों को इतना मिला। कांग्रेस ने जब प्रणब दा का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया तो पार्टी के सामने एक दिक्कत थी। दरअसल उन्हें पार्टी और सरकार का संकट मोचक माना जाता था। सवाल ये भी था कि वो राष्ट्रपति बने तो उनकी जगह लोकसभा में पार्टी की अगुवाई कौन करेगा। जब प्रणब दा से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली नेता हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। आपको क्या लगता है अब सदन में कौन आपकी जगह पे नेता बन सकता है? ना, तो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट तय करेगा। कांग्रेस पार्टी का टैलेंट का कमी है, बहुत टैलेंट है। लेकिन पार्टी जो आपकी इमेज बनी रही दादा की, एक संकट मोचक की, एक somebody who can reach out to anybody across the party spectrum। मुझे भी तो 2004 में ही पहले मौका मिला लीडर बनने के लिए। 2004 का पहले मैं थोड़ा ही लोकसभा में था। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी ने करीब 5 दशक सक्रिय राजनीति में गुजारे। इस दौरान वो कई सियासी उतार चढ़ाव के साक्षी बने। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को संभालने से पहले उन्होंने संकेत दिए थे कि वो खुद को राष्ट्रपति पद की गरिमा के मुताबिक ढाल रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को काट लेंगे पॉलिटिक्स से? बिल्कुल तो काटना ही होगा। मैं तो ऑलरेडी I am already in that frame of mind. But don't you miss out being a political, such a seasoned political person? जो ऐसा नहीं, वो थोड़ा ट्रांजिशन तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। सभी जो लोग आया प्रेसिडेंट बन चुका था, सभी तो कोई ना कोई मिनिस्टर था, गवर्नर था, ऐसा नहीं।
राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली थीं। संविधान के दायरे में रहकर वो अपनी जिम्मेदारियों का किस तरह निर्वहन करेंगे, इसका खाका उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। प्रणब मुखर्जी एज प्रेसिडेंट अपने लिए क्या रोल देखते हैं? मुझे पहले बनने दो, उसके अब बाद तो हम लोग आपको महामहिम ही बोलेंगे। नहीं, पहले बनने दो। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, ये राष्ट्रपति का जो काम होगा, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिस्चार्ज द फंक्शन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मैं to the best of my ability I will discharge that responsibility। दादा को जानने वाले बताते हैं कि लोग उनके गुस्से से डरते थे। जब ये सवाल उनसे किया गया तो क्या जवाब मिला, आपको सुनाते हैं। लोग आपसे डरते भी हैं, कहते हैं अरे बाबा दादा का गुस्सा कौन झेलेगा। दादा बोलते लोग कि आप थोड़ा गुस्सा भी करते हैं जल्दी जल्दी। no, थोड़ा अभी पहले ये नहीं होता था, अभी थोड़ा sometimes I lose temper but immediately I control and I express my regret। प्रणव दा उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिनकी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों में स्वीकार्यता थी। उन्हें हर किसी से सम्मान मिला। देश के किसी भी जटिल मुद्दे पर उनकी राय सभी लोग ध्यान से सुनते थे। बेदाग छवि के प्रणव दा के निधन से सियासी जगत में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है, जिसकी जल्द भरपाई मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया। दरअसल चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कैमरे पर सर्विलांस उपकरण को उखाड़ फेंका है। यहाँ पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक मौजूद है और इसके दक्षिणी तट पर जहाँ पे अब मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे थाकुंग और ब्लैक टॉप की पहाड़ियाँ हैं। ये ब्लैक टॉप की पहाड़ी है। हमारे जो सैनिक जो चुशूल पे डिप्लॉयड थे, उन्होंने देखा कि चाइनीज जब हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो हमने उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो हमारे जो सैनिक हैं उठ के और इस पहाड़ियों पर कब्जा किया। चीन ने अपने सीमा निगरानी तंत्र को स्वचालित बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर तैनात किए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। चीन ने भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर तैनात किए थे। ठाकुंग के पास की ऊंचाई के पास भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और उसकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी, लेकिन जिनपिंग की सेना इस बात से बेखबर थी कि भारतीय जवान उससे 2 कदम आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्मियों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ी की ऊंचाई पर तैनात कर दिया गया था। ये यूनिट चीनियों द्वारा किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में आतंक रोधी अभियान को जारी रखते हुए सेना ने एलओसी के पास बारामूला में हथियार के 2 ठिकाने पकड़े हैं। इन ठिकानों से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सेना के मुताबिक एलओसी पर बारामूला जिले के रामपुर सेक्टर में संदिग्ध लोगों की गतिविधियों का पता लगने पर उनकी लगातार टोह ली जा रही थी। खराब मौसम और घने जंगलों से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जवानों को अलर्ट किया गया। साथ ही पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया। To smuggle these weapons into Kashmir to support terrorism. We have been successful in defeating Pakistani designs, and the impact is being felt by the terrorists who are unable to get more advanced weapons. 7 घंटों की कड़ी तलाशी के बाद रामपुर क्षेत्र में 2 ठिकानों से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इन पकड़े गए हथियारों में 6 भरी हुई मैगजीन, 5 AK-47 राइफल, 1254 गोलियों से भरे 2 बॉक्स, 9 मैगजीन, 6 पिस्तौल, 21 ग्रेनेड, 2 ग्रेनेड लॉन्चर और 2 कैनवुड रेडियो सेट शामिल हैं। इन हथियारों से सेना की एक प्लाटून से कई घंटे तक लड़ाई लड़ी जा सकती थी। रामपुर सेक्टर में ही भारतीय सेना ने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। ये हथियार और गोला बारूद आतंकियों द्वारा OGW तक पहुंचाया गया था, ताकि ये OGW आतंकियों तक ये हथियार पहुंचा सके और बड़ी आतंकी हमले को आतंकी जम्मू कश्मीर में अंजाम दे सके। सुशांत सिंह केस में एक नया खुलासा हुआ है। सुशांत की अपनी बहन से हुई व्हाट्सएप चैट के मुताबिक उनकी बीमारी के बारे में परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था, खासकर उनकी बहनों को।
प्रियंका की सुशांत के साथ ये बातचीत 8 जून 2020 की है। सुबह 4:45 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच प्रियंका की सुशांत के साथ ये बातचीत हुई थी। सुशांत को प्रियंका ने सबसे पहले सुबह 4:48 पर मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, पहले एक हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सिटो 10 mg लो। लोनाजेब साथ में रखो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। ओके सोनू दी। इसके 20 मिनट बाद सुशांत अपनी बहन प्रियंका को एक और मैसेज करते हैं, जिसमें सुशांत लिखते हैं, कोई भी इन दवाइयों को डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं देगा। जिसके जवाब में प्रियंका लिखती है, मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। करीब 15 मिनट बाद प्रियंका सुशांत को एक और मैसेज करती है, जिसमें लिखती है, बाबू मुझे फोन करो, मुझे डॉक्टर की पर्ची भेजनी है। मेरी दोस्त एक जानी मानी डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर सकती है। सब कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए परेशान मत होना, बस कॉल करो। इसके करीब 1.5 घंटे बाद प्रियंका सुशांत को एक प्रिस्क्रिप्शन भेजती है। ये प्रिस्क्रिप्शन दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर के नाम से भेजी गई थी। इस पर्ची पर बकायदा डॉक्टर के सिग्नेचर और मुहर भी लगी होती है। प्रियंका ने सुशांत को डॉक्टर की ये पर्ची सुबह 7:08 पर भेजी थी। प्रिस्क्रिप्शन भेजने के बाद सुशांत की बहन प्रियंका लिखती है, बाबू ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। इसके बाद सुशांत कहते हैं, ओके थैंक यू सो मच सोना दी। प्रियंका और सुशांत की ये बातचीत 8 जून को उस वक्त हुई थी जिस वक्त सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रिया 8 जून को सुबह 11 बजे के बाद सुशांत का घर छोड़कर गई थी। सुशांत की बहन प्रियंका का उनके लिए इस चैट से साफ है कि प्रियंका ने सुशांत के लिए प्रिस्क्रिप्शन अरेंज की थी। प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर तरुण कुमार के हस्ताक्षर मौजूद हैं और डॉक्टर ने इन दवाइयों को सुशांत के लिए प्रिस्क्राइब किया था। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेज होने लगा है। कुछ दिनों की राहत के बाद अब दिल्ली में फिर से कोरोना के एक दिन में करीब 2000 केस सामने आने लगे हैं। अनलॉक 4 शुरू होते ही दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ना केजरीवाल सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। पिछले हफ्ते को छोड़ दें तो दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अब हालात ये इशारा कर रहे हैं कि राजधानी में कोरोना के मामले अभी और बढ़ सकते हैं। वजह दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में 103 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच साप्ताहिक बाजार को ट्रायल बेसिस पर एक हफ्ता और चालू रखने का फैसला किया गया है। इससे पहले 24 अगस्त से 30 अगस्त तक ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजारों को इजाजत दी गई थी। दिल्ली सरकार ने रविवार को इसे एक हफ्ते के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। जानकार मान रहे हैं कि अनलॉक से दिल्ली में हालात और खराब हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने प्राइवेट लैब के साथ मिलकर टेस्टिंग प्रक्रिया और बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार संक्रमण रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखाई दे रहा। अब दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की लाइव मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है, ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। लॉकडाउन की वजह से करीब 5 महीनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आज से व्यक्तिगत सुनवाई शुरू हो गई। व्यक्तिगत सुनवाई के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था भी जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसके मुताबिक कोर्ट में एक दिन में अधिकतम 25 मामलों पर ही सुनवाई होगी। जरूरी मामलों को सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। सुनवाई में कोर्ट में केस से संबंधित एक वकील, एक अदालती कर्मी को ही इजाजत मिलेगी। वादियों की ओर से एक व्यक्ति को ही कोर्ट में आने की इजाजत होगी। जूनियर लॉ इंटर्न, उनके साथी वकीलों, रिश्तेदारों को आने की इजाजत नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु और बीमार वकीलों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें भी जो 1/4 जो कोर्ट स्टार्ट हुई है, इसमें भी जो अर्जेंट मैटर्स हैं वही लिए जाएंगे और जजेज को भी रोस्टर वाइज बुलाया जाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही है। इस हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में भी व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसओपी जारी किया जा चुका है। वहाँ भी व्यवस्था हाई कोर्ट की तरह ही होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के केवल 1% वकीलों ने ही व्यक्तिगत सुनवाई में रुचि दिखाई है। लॉकडाउन के चलते अदालतों में छुट्टी होने और फिजिकल हियरिंग नहीं होने की वजह से वकील परेशान हैं। उनकी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। अदालतों के खुलने और फिजिकल हियरिंग शुरू होने से उनको राहत मिलेगी। फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो गई है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सही। कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाएगी। उम्मीद है कि इस हफ्ते से वहाँ भी कुछ शुरुआत होगी और यही उम्मीद की जा सकती है कि इस तबके जो आपके लिए न्याय के दरवाजे
से न्याय लेने वाले जो वकील हैं उनकी जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी। पर बात करेंगे सुरेश रैना की। रैना के रिश्तेदारों का मर्डर हो गया है। 12 से ज्यादा दिन हो गए लेकिन गुनहगार अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में रैना ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से गुहार लगाई है। रैना अपने रिश्तेदारों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना को बड़ा सदमा लगा है। एक तरफ रैना ने आईपीएल छोड़ने का फैसला किया, वहीं दूसरी तरफ रैना अपने रिश्तेदारों की मौत से हिल गए हैं। सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर कुछ 19-20 अगस्त की रात पंजाब में डकैतों ने हमला किया था। इस हमले में रैना के फूफा की पहले ही मौत हो गई थी। अब रैना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके एक कजन की सोमवार रात को दुखद मौत हो गई, जो इस हमले में घायल हुए थे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। रैना ने ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। रैना ने अपने ट्विटर पर मंगलवार को 2 ट्वीट किए। रैना ने लिखा, मेरे परिवार के साथ पंजाब में जो हुआ वो बहुत भयानक था। मेरे अंकल की हत्या कर दी गई। मेरी बुआ और मेरे दोनों कजन को इस हमले में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्भाग्य से बीती रात मेरे कजन ने भी दम तोड़ दिया, जो बीते कई दिनों से मौत से लड़ रहा था। मेरी बुआ की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। पंजाब के पठानकोट जिले के माधोपुर के पास ठरिया गांव में 19-20 अगस्त की रात ये वारदात हुई थी। इस हमले में सरकारी ठेकेदार अशोक कुमार, जो कि सुरेश रैना के अंकल थे, उनकी मौत हो गई। रैना ने दूसरे ट्वीट में इंसाफ की मांग की है। आज तक हमें ये मालूम नहीं है कि उस रात सही में क्या हुआ था और ये किसने किया है। मैं पंजाब पुलिस से इस मामले में छानबीन की अपील करता हूँ। कम से कम हमें इतना तो जानने का अधिकार है कि आखिर किसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। उन अपराधियों को और अपराध करने के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अपने इस ट्वीट में रैना ने पंजाब पुलिस, कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्यमंत्री कार्यालय पंजाब के ट्विटर हैंडल को टैग किया है। We are taking it very seriously, केस बड़ी इन्वेस्टिगेट करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स लगी हुई हैं। We have formed the parties and we are raiding at the different locations and we are very close to this case to investigate. उम्मीद है कि सुरेश रैना के रिश्तेदारों को जल्द इंसाफ मिलेगा और कातिल पकड़े जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।